नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। रात के 10 बज गए हैं। अगले आधे घंटे में आपको दिन भर की 10 बड़ी खबरों से रूबरू कराऊंगा, तमाम रिपोर्ट्स दिखाऊंगा और उन सब के पीछे खबरों की जो असली कहानी होती है वो समझाऊंगा। फटाफट तरीके से आपको बता देता हूं कौन सी 10 बड़ी खबरें हैं जिस पर आज रात हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली खबर आज होगी वो कवच के बारे में होगी। जो कवच अब टूट गया तो 9 लोगों की मौत हो गई और 41 लोग घायल हो गए। बड़े रेलवे हादसे पर हम सबसे पहले बातचीत करने वाले हैं और उसके बाद आपको सीधे लिए चलेंगे रायबरेली, क्योंकि रायबरेली में अब राहुल गांधी रहने वाले हैं और बहन प्रियंका गांधी को वायनाड भेजने वाले हैं। वायनाड से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। क्या कुछ खबर है, पूरी बात बताएंगे आपको। उसके बाद ईवीएम पर जो बवाल खड़ा हुआ है एक बार फिर से इस देश में, वो बवाल कितना सही है और उन बवालों के पीछे कौन से सवाल हैं, उन सब को टटोलने की कोशिश करेंगे आज 10 बजे 10 रिपोर्ट में। चौथी बड़ी खबर जो होगी वो किसानों के सम्मान से जुड़ी होगी, क्योंकि किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त अब जारी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के बनने के बाद उसको 17वीं किस्त को जारी करने वाले हैं। इससे जुड़ी पहलू भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से गृह मंत्रालय अब एक्शन मोड में है। आतंकवाद की घटनाएं पिछले कुछ समय में जो बढ़ी थी उसको लेकर गृह मंत्रालय बहुत सख्त नजर आ रहा है। तैयारियां क्या हैं बताएंगे आपको। फिर आपको हम लिए आएंगे मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब 24 घंटे खुले रहने वाले हैं बाजार, और बाजारों को लेकर जो 11 बजे बंद हो जाते थे, एक आवाजाही रहती थी लोगों के मन में, वो अब खत्म होने वाली है। क्या कुछ खबर है इससे जुड़ी वो आपको बताएंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ लिए चलेंगे। छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल ने अपने पद से, विधायक पद से इस्तीफा दिया है। कहा है मंत्री बना रहूंगा, मुख्यमंत्री से चर्चा करके मंत्री पद के इस्तीफे की बात करूंगा। सियासत अब किस तरीके से इसके इर्द गिर्द घूम रही है वो मैं बताने वाला हूं आपको। उसके बाद अगली बड़ी खबर होगी वो चंबल अंचल के बैंकों से जुड़ी खबर होगी, क्योंकि उन बैंकों में अगर आप जाते हैं बतौर ग्राहक के तौर पर तो आपके सेहत से और आपके सुरक्षा से जुड़ी खबर है। क्या खबर है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि किस तरीके से अगर आप कागजों पर मर गए हैं और अगर यूं जिंदा है शारीरिक तौर पर, तो कागज में खुद से कैसे अपने आप को जिंदा कर सकते हैं, कहां जाना होगा, पूरी कहानी आपको हम बताएंगे। हाँ मैं जिंदा हूं, एक स्पेशल रिपोर्ट है, दिखाएंगे आपको। और आखिरी खबर होगी क्रिकेट से जुड़ी हुई, क्योंकि अब सुपर 8 के लिए टीम इंडिया भी तैयार हो गई है। चलिए शुरुआत कर रहे हैं 10 बजे 10 रिपोर्ट की। आज फिर एक ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गई। जलपाईगुड़ी से कंचनजंगा ट्रेन को एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी और बालासोर हादसे के बाद ये दूसरा बड़ा ऐसा रेल हादसा है। मालगाड़ी दरअसल सुबह 8:42 बजे रंगानी रेलवे स्टेशन से रवाना हुई और सिग्नल फेल होने के कारण ट्रैक पर खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से इस मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आप समझिए कंचनजंगा एक्सप्रेस का गार्ड कोच और 2 पर्सनल कोच और एक जनरल बोगी जो है वो पटरी से उतर गई और इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 41 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सरकार इसको लेकर बहुत पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। खुद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी ले रहे हैं। और क्या कुछ खबर है इस तमाम घटना से जुड़ी हुई, सब कुछ एक रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट को देखिए। ट्रेन नंबर 13174, ट्रेन का नाम कंचनजंगा एक्सप्रेस। 17 जून सुबह 8:55 पर हादसा। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास रंगापानी में एक्सीडेंट। पीछे से आ रही मालगाड़ी ने मारी टक्कर, 3 डिब्बे क्षतिग्रस्त, 8 की मौत, दर्जनों घायल। 17 जून शाम 7:20 पर सियालदह इस ट्रेन को पहुंचना था। ट्रेन इंजन के ऊपर चढ़ी दूसरी ट्रेन की बोगी की इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आज पश्चिम बंगाल में हुआ ट्रेन हादसा कितना भयावह है। 16 जून को सुबह 8:15 पर अगरतला से सियालदह के लिए शुरू हुई कंचनजंगा एक्सप्रेस को आज शाम 7:20 पर सियालदह पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में 2 लोको पायलट और एक गार्ड समेत 8 लोगों की मौत हुई। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन तुरंत एक्शन में आया और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा ने कहा कि मृतकों की संख्या 8 है। अधिकतर यात्री मालदा और बोलपुर से हैं और सभी यात्री सुरक्षित हैं। तो ज्यादातर पैसेंजर मालदा के हैं, बोलपुर के हैं, तो उसमें यहाँ भी आ जाएगा, राइट टाइम में आ जाएगी। डेथ की बात करें तो 3 आदमी का हम, जैसे 8 आदमी का स्पष्टीकरण किया है CPRO NF रेलवे, उसमें 3 आदमी है जो आपका रेलवे एम्प्लॉय बताया गया। उसमें 2 पायलट है और एक
गुड्स का गार्ड है। तो पैसेंजर्स आर सेफ, यू कैन एश्योर पीपल पैसेंजर्स आर सेफ। दार्जिलिंग जिले में रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने बताया है कि इस घटना में प्रथम दृष्टया मालगाड़ी चालक की बड़ी चूक सामने आई है। मालगाड़ी को रुकने का सिग्नल दिया गया था, लेकिन ट्रेन चालक ने सिग्नल की अनदेखी कर कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। ट्रेन अगरतला से सियालदा के लिए जा रही थी और इसका पीछे से एक्सीडेंट हुआ है, कोलिजन हुआ है एक गुड्स ट्रेन के द्वारा। प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। हादसे के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जाहिर किया, तो उधर प्रियंका गांधी ने लिखा कि सुरक्षित यात्रा चिंता का सबब है। तो लालू यादव लिख रहे हैं कि लगातार हो रहे रेल हादसों का जिम्मेवार कौन है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे में पीड़ितों के लिए राहत राशि का ऐलान भी कर दिया है। रेलवे की तरफ से पीड़ितों को राहत राशि का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए, मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उधर पीएमओ ने भी राहत राशि का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। फिलहाल ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया है और ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। घटना के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत रेलवे और बंगाल के तमाम अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटकर जल्द से जल्द स्थिति को संभालने की कोशिश की। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इन रेल हादसों पर कब लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ये घटना बहुत दुखद है। सरकार इसको लेकर एक्टिव मोड में है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन करके तमाम घायलों को सुरक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराई जाए और जितने लोग इस घटना में मारे जा चुके हैं उनके परिवार को सांत्वना के साथ साथ जो व्यवस्था जरूरी है वो भी मुहैया कराया जाए। लेकिन सियासत इस पर अब से शुरू हो गई है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने इसको लेकर बहुत से सवाल खड़े किए हैं, जिम्मेदारी तय करने की बात की है और तीखे तंज भी कसे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। हमने जब रेल मिनिस्टर थे तब मैंने 2-3 इंसिडेंट देखा। उसका पहले नीतीश जी का टाइम में भी कई साल इंसिडेंट मैंने देखा जो इंसिडेंट का थोड़ा ही नजदीक है। तो मैंने खुद जाके मुंबई में कोंकण रेलवे के पास जाके हम एंटी कॉल्यूशन डिवाइस उसको तैयार किया, उसको चालू किया। इसका बाद एंटी कॉल्यूशन जो होता है, जो कॉल्यूशन होता है, उसको हम रुक दिया था। लेकिन अभी रेलवे में क्या हो रहा है मेरे को पता तो नहीं है, लेकिन लोगों को अभी रेल छोड़ के बाइक लेने पड़ता है, साइकिल लेने पड़ता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लिए चलते हैं आपको रायबरेली, क्योंकि रायबरेली के हो गए हैं अब राहुल और बहन प्रियंका अब वायनाड से चुनाव लड़ने वाली हैं। मैं घर की बात बताता हूँ, आप मेरे परिवार हो। रायबरेली के साथ हमारा रिश्ता 100 साल से ज्यादा लंबा है। मेठी और रायबरेली को हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। हमारा रिश्ता ही अलग है इन दोनों क्षेत्रों के साथ। रायबरेली के लिए जो काम माँ कर रही थी और जो दादी ने किया उसको मैं आगे ले जाऊँ, वो रिश्ता ही अलग है। एक प्रकार से पारिवारिक रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, अफेक्शन का रिश्ता है। तो रायबरेली से हमारा पुराना रिश्ता है, रायबरेली को तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। प्रियंका गांधी ने पहले ही कहा था और राहुल गांधी ने रायबरेली को अपनाया है। 2 तस्वीरें देखिए आप, 2 तस्वीरों में देखिए, एक तरफ जहां आपको वायनाड की पुकार दिखाई दे रही होगी, क्योंकि वायनाड को लग गया था कि राहुल इस बार रायबरेली के हो जाएंगे, तो वायनाड ने मांगा था राहुल गांधी से कि अपनी बहन प्रियंका गांधी को हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजिए, मनाइए। दूसरी तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी से गले मिल रहे हैं। ये वो क्षण है जहां पर ये चीज जो है निर्धारित हो गई कि अब वायनाड से चुनाव लड़ने वाली हैं प्रियंका गांधी। क्या कुछ कहा है आज तमाम कांग्रेस के नेताओं ने, वो आपको सुनवाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है। का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था, क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है।
सो रायबरेली और अमेठी में तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता, उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं। और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। जब दोनों जगह से इस बार राहुल गांधी ने चुनाव जीता, आशंका तो तभी से ही जाहिर कर दी जा रही थी कि कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले समय में प्रियंका गांधी आपको संसद में दिखाई देंगी। अब इस पर मुहर भी लग गई है क्योंकि प्रियंका गांधी अब वायनाड से चुनाव लड़ने वाली हैं। आप अंदाजा लगाइए, पहली बार होगा जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी एक साथ संसद में गरज रहे होंगे, बरस रहे होंगे। और रायबरेली को चुनना राहुल गांधी के लिए क्यों जरूरी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, वो सोनिया गांधी के बयानों से भी आप समझ सकते हैं। जिस बयान में सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं रायबरेली को यानी आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये सोनिया गांधी ने इस बार लोकसभा के सांसद के पद से इस्तीफा दिया था, राज्यसभा के सदस्य बन गई और तभी ये चीज का अंदाजा लगाया गया कि हो सकता है रायबरेली में प्रियंका गांधी को शायद टिकट दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। लेकिन रायबरेली पहुंचते हैं राहुल गांधी, अमेठी में केएल शर्मा चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और अब प्रियंका गांधी के लिए भी रास्ता साफ है। वायनाड से वो चुनाव लड़ेंगी और निश्चित तौर पर माना भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंच जाएंगी। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए, आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि वायनाड और रायबरेली दोनों की जनता ने इस बार राहुल गांधी को कितना प्यार दिया है, कितने मतों से उनको इस बार चुनाव में जितवाया है। अगर आप राहुल गांधी के रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में राहुल गांधी को कुल 6,87,649 वोट मिले और 3,90,000 वोटों से राहुल गांधी की जीत रही है। वायनाड की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर 6,47,445 वोट मिले हैं और वायनाड में भी जो जीत का अंतर रहा है राहुल गांधी का वो 3,64,422 वोट का रहा है। वोट प्रतिशत के लिहाज से समझे रायबरेली और वायनाड की जनमत को तो 66.17% वोट परसेंटेज जो रायबरेली की रही है वो राहुल गांधी के साथ गई है और वायनाड में 59.69% वोट परसेंटेज जो है वो राहुल गांधी के साथ रही है। तो रायबरेली हो जाए या फिर वायनाड, वहां से दोनों ही जगह से लाखों का वोट बैंक जो है वो राहुल गांधी के साथ रहा है। साथ ही साथ अब प्रियंका गांधी की चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रियंका गांधी ऐसा पहली बार हो रहा है जब चुनाव लड़ने वाली हैं। चुनाव लड़ रही हैं प्रियंका गांधी, सबसे पहली बार संसद में गरजने वाली है और वायनाड के लोगों की अब आवाज जो है राहुल के बदले प्रियंका गांधी बनने वाली है। खैर, खबरों में अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको लिए चल रहे हैं अब सीधे ईवीएम चालीसा के पाठ पर, क्योंकि एक तरफ तो राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से लाखों के अंतर से चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन जहां भी मौका मिलता है सवाल ईवीएम पर खड़ा करने का, तुरंत ईवीएम को कबाड़ करने में विपक्ष जो है वो परेशान नहीं होती है। दरअसल अमेरिका में प्राइमरी चुनाव में ईवीएम पर सवाल उठे और इन सवालों में सबसे पहले बात अमेरिका की हो रही थी, लेकिन वो आंच जो है चुनाव प्रक्रिया पर, ईवीएम पर, वो हिंदुस्तान भी आ गई। चलिए आपको लेकिन हम सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि कहानी शुरू कहां से हुई। सबसे पहले ये बात जो है अमेरिका की है। प्यूर्टो रिको में ईवीएम में जो है मिसमैच की एक घटना सामने आई, जिसके बाद वहां के जो राष्ट्रपति चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार हैं रॉबर्ट एफ जूनियर कैनेडी, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आने वाला अभी जो मौजूदा समय है यहाँ पर ईवीएम पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद एलॉन मस्क जो है उनके तरफ से एक ट्वीट आता है। एलॉन मस्क भी ट्वीट करके कहते हैं कि हाँ, आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में आप एआई और ह्यूमंस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, कुछ भी जो है मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब ये संदर्भ जो था ये अमेरिका के चुनाव का संदर्भ है क्योंकि वहां पर भी राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, लेकिन चूंकि चुनाव प्रक्रिया और ईवीएम का सवाल था तो इसको हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियों ने भी आड़े हाथ लिया और तुरंत जो है इस पर ट्वीट्स आने शुरू हो गए। राहुल गांधी सबसे पहले ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी भी ईवीएम को लेकर सवाल करते हैं अपने ट्वीट में। उसके बाद राहुल गांधी के तुरंत बाद अखिलेश यादव का भी जो है वो ट्वीट सामने आता है ईवीएम पर सवाल करते हुए। लेकिन ईवीएम का ये जो सवाल है
और ईवीएम को जो कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, इसकी हकीकत कितनी है उसकी पड़ताल हम करेंगे। उससे पहले सुनिए आप विपक्ष के तमाम नेता ईवीएम को लेकर अब क्या राग अलाप रहे हैं। जब कोई भारतवासी पूछता था सवाल, तब तो ये मंत्री चुप हो जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। अब एक विदेशी ने पूछ लिया तो सब जवाब दे रहे हैं, मिलिंद देवड़ा जवाब दे रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर जवाब दे रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं पूरे कैबिनेट, एलन मस्क के सामने हाथ जोड़कर हाथ आगे बांध के जवाब दे रहे हैं। क्यों? भारत का चुनाव है, भारतवासियों के मन में अगर कोई संशय है तो उसमें जवाब नहीं दोगे, विदेशी को जवाब दोगे। वाह, क्या गुलामी है। हम अपने वोट से जो सरकार बनाते हैं, जिसको वोट करने जाते हैं उसी को वोट जाता है क्या नहीं, ये लोगों के सामने प्रश्न खड़ा हुआ है। और जब यही व्यक्ति स्वातंत्र्य के लिए सबसे बड़ा तकलीफदायक हो तो केंद्र की सरकार क्यों नहीं बैलेट पे चुनाव लेती है। दुनिया के प्रगत देश अमेरिका हो, जापान हो, उन सब देशों ने बैलेट पर वोटिंग शुरू की है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं। लेकिन इसी विपक्ष के साथी रहे संजय निरुपम से जब ईवीएम को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, बहुत रोचक जवाब दिया, उसको पहले सुनिए। 2024 में जो चुनाव हुए हैं उसमें ईवीएम हैक नहीं हुआ। अगर ईवीएम हैक होता तो राहुल गांधी 2-2 सीटों से 2.5 लाख 3 लाख वोट से नहीं जीतते। अगर ईवीएम हैक होता तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 240 सीटों पर नहीं रुक जाती। अगर ईवीएम हैक होता तो कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें नहीं मिल जाती। इसलिए 2024 की बात करें तो निश्चित तौर पर ईवीएम हैक नहीं हुआ। और जो लोग अभी कह रहे हैं चुनाव जीतने के बाद भी, वो अगर अभी भी कह रहे हैं तो उनको सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए अब फटाफट आपको बता देते हैं कि भारत में अचानक से ईवीएम का जिन जो है वो बाहर कैसे आ गया। दरअसल ईवीएम चालीसा का ये जो पूरा पाठ है वो महाराष्ट्र की मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से शुरू हुआ है। वहां पर मतगणना से जुड़े हुए जो नियम थे उसको लेकर सवाल खड़े किए गए। इस सीट से शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट से जो प्रत्याशी हैं वो इस बार चुनाव हार गए मात्र 48 वोट से। और उनके तरफ से आरोप लगाया गया कि शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से अनियमितता बरती गई है मतगणना में, क्योंकि उनके जो पोलिंग एजेंट थे रविंद्र वायकर, उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट ने पोलिंग स्टेशन पर जो है मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी हुई है। चुनाव आयोग ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। पूरी की पूरी जो घटना है ये मतगणना में धांधली को लेकर आरोप पर थी, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं विपक्ष के सहारे ईवीएम पर सवालों के रूप में तब्दील हो गई है। खबरों में अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 17वीं किस्त जारी करने का ऐलान किया, कल करने वाले हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार 18 जून 2024 को वाराणसी में पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करने वाले हैं। किसानों के लिए सबसे बड़ी सौगात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 18 जून 2024 को वाराणसी में पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कार्यभार संभाला तो सबसे पहले देश के किसानों को सम्मान निधि योजना का तोहफा ही दिया था और किस्त के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर किए थे। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त में 9 करोड़ 26 लाख से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षित हुए 30,000 से अधिक SHG को पैरा एक्सटेंशन कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने के लिए प्रमाण पत्र भी वितरित किया जाएगा, ताकि वे पैरा विस्तार कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर सकें और साथ ही किसानों की खेती में मदद भी कर सकें। मोदी 3.0 में किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी हो रही है, जहां पर 9 करोड़ 26 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने वाला है, तो वहीं किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का फायदा होने वाला है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की। पीएम वाराणसी जाकर किसानों के खाते में सम्मान निधि के पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं, लेकिन इस योजना से अब तक कितने लोगों को लाभ पहुंचा है एक बार जरा वो भी देख लेते हैं। दरअसल इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को हुई थी और अब तक इस योजना की 16 किस्तें जारी हो चुकी हैं। हर साल 3 किस्तों में किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं और इस योजना से अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3 करोड़ 4 लाख रुपए से अधिक का लाभ मिल चुका है। 18 जनवरी को पीएम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वाराणसी आएंगे। शाम 4:15 पर वाराणसी से ही किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालेंगे और 6:15 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन और दर्शन करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
चलिए मध्य प्रदेश आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में अब मॉल, रेस्टोरेंट, आईटी सेक्टर, मुख्य बाजार सब कुछ खुला रहने वाला है 24 के 24 घंटे। इसकी जानकारी देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट किया है कि 24 घंटे अब बाजारों के खुलने से प्रदेश में कुछ फायदा मिलेगा, आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर होगी। इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी है। तो प्रदेश को क्या कुछ फायदा मिलेगा, ये भी जान लीजिए। बड़े शहरों में व्यापार में बढ़ोतरी होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा संचालकों की आय में वृद्धि होगी, जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि होगी। इसके साथ ही जरूरी सुविधाएं 24/7 उपलब्ध होंगी। हालांकि पब, बार, क्लब, शराब दुकानें नियत समय पर ही बंद होंगी। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना के बाद अब मध्य प्रदेश देश का 7वां राज्य बन जाएगा, जहां 24 घंटे व्यापारिक गतिविधियों का संचालन होगा। मध्य प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि इससे रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे और राजस्व में भी वृद्धि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बाजार तो खुल गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के ग्वालियर इलाके से हैं और बैंकों के ग्राहक हैं तो बैंकों में जाने से पहले जरा सचेत हो जाइए, क्योंकि बैंक में जाने से आपकी जान को खतरा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को देख लीजिए। ग्वालियर के बैंकों में ग्राहकों की जान खतरे में है, और ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है ग्वालियर नगर निगम के उपायुक्त अतिबल सिंह यादव का। उपायुक्त साहब खुद बता रहे हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल के एक भी बैंक के पास फायर एनओसी नहीं है। वहीं बैंकों की फायर ऑडिट भी सालों में कभी कभार होती है। यही वजह है कि नगर निगम के फायर ब्रिगेड विभाग ने 19 बैंकों को नोटिस जारी किया है। ग्वालियर में बैंकों के द्वारा एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। अधिकतर ग्वालियर की बैंकों में फायर एनओसी नहीं मिली है और इसको लेकर फायर ब्रिगेड विभाग ने 19 बैंकों को नोटिस जारी किया है और 7 दिन का जवाब मांगा है। अगर 7 दिन में अग्निशमन व्यवस्थाएं पूरी नहीं हुई तो इन पर कार्रवाई होगी। लिहाजा सबसे बड़ा सवाल यही है कि बैंकों में अधिकतर लोगों का कैश जमा होता है, साथ ही जरूरी कागजात भी होते हैं। ऐसे में फायर एनओसी न होना एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। ग्वालियर में पिछले 1 साल में कई बार बैंकों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। नगर निगम की फायर ब्रिगेड विभाग की टीम ने जब शहर के 19 बैंकों का निरीक्षण किया तो बैंकों में लगे अग्निशमन यंत्रों की एक्सपायरी देख वो हैरान रह गए। नगर निगम उपायुक्त अतिबल सिंह यादव का कहना है कि सभी बैंकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। चेक किया गया और उसमें देखा कि उनके पास पर्याप्त सामान्य जो सिलेंडर रहता है वो तक भी नहीं थे, और जो थे तो या तो वो कहना एक्सपायर हो चुके थे या कि फॉर्मेलिटी के लिए केवल टंगे हुए थे। अगर 7 दिनों के नहीं करते हैं तो फिर उनके लिए उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। ग्वालियर चंबल अंचल के सभी बैंकों का यही हाल है। ग्वालियर के फायर ब्रिगेड विभाग ने मध्य प्रदेश भूमि विकास निगम 2012 NBC 2016 के परिपालन के तहत बैंकों में अग्निशमन व्यवस्था पूरी न होने के चलते शहर के 19 बैंकों से इस लापरवाही का जवाब मांगा है, क्योंकि बैंकों में फायर एनओसी का ना होना आम जनता के साथ साथ बैंक के कर्मचारियों की भी जान से खिलवाड़ है। नगर निगम ने 7 दिन के भीतर सभी बैंकों से पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कहा है। अगर 7 दिन में अग्निशमन व्यवस्था पूरी नहीं होती है तो सभी बैंकों पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। विस्तार न्यूज के लिए ग्वालियर से अनिल गौर की रिपोर्ट।
इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही।